नमस्कार। मैं रजनीकांत सिंह आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे पॉडकास्ट रिथम ऑफ सोल की कहानियों की श्रृंखला में आज एक नई कहानी लेकर आया हूं। कहानी की रचना की है डॉक्टर हरेंद्र चाहर योगी जी ने और कहानी का टाइटल है जाहिल। तो आइए सुनते हैं कहानी जाहिल। सूरज काफ़ी ऊपर चढ़ आया था। रघु अभी भी सो रहा था। कल देर रात तक रिक्शा खींचा और जब घर आया तो बिजली भी नहीं थी, इसलिए रोटी खाने के बाद उसने अपनी चारपाई दरवाजे के बाहर पड़ी खाली जगह में डाली और सो गया। बारिश हुई नहीं तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मच्छर या तो मर गए थे या फिर कहीं जाकर छिप गए थे। शायद इसीलिए लोग बाहर आराम से सो पा रहे थे पिछले कुछ दिनों से। रघु घबरा कर उठा। उसे लगा कि उसने सपना देखा, कुछ कुत्ते लड़ रहे हैं और वो उनके बीच घिर गया है। आज नहीं बच सकता, आज तो लगता है काट खाएंगे। तभी कुत्ते की जोर से भौंकने की आवाज़ फिर से आई। आवाज़ उसकी चारपाई के नीचे से आ रही थी। चारपाई से नीचे झुका तो देखा एक मरियल सा कुत्ता अपनी टांगों के बीच पूंछ दबा दूसरी तरफ मुंह कर बाहर गली के दो कुत्तों पर भौंक रहा था। रघु को बड़ी खींच हुई। उसने अपना चप्पल उठाया और जोर से दे मारा कुत्ते को। कुत्ता काएं काएं करता भागा और दो कुत्ते उसके पीछे। नींद टूट गई थी। रघु उठा, दरवाजे के बाहर रखे पानी के सागर से पानी ले हाथ मुंह धोए और नित्य क्रिया के लिए चला गया। वापस आकर घर में घुसा ही था कि सुनीता ने रोज की तरह आज भी किटकिट शुरू कर दी। रघु को स्टील के टेढ़े से गिलास में चाय देते हुए बोली, अब सोहन की किताबों और उसकी स्कूल की फीस के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? स्कूल में 3 दिन के भीतर भीतर फीस जमा करनी है, नहीं तो मास्टर सोहन को अगली कक्षा में नहीं बैठने देगा। मेरी तो तू कभी सुनता ही नहीं है। सारे पैसे अपनी माँ के इलाज पर उड़ाने की क्या जरूरत थी? कुछ दिन बाद भी तो इलाज हो सकता था उसका। हाय राम, अरे अब कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? कह रोती हुई भीतर चली गई। रघु का बेटा सोहन वहीं खड़ा था। बोला, बाबा चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ तो बस ऐसे ही किटकिट करती रहती है। भीतर सुनीता के पास जा कहता है, माँ सुबह सुबह तो कुछ मत कहा करो बाबा को। तुमसे ज़्यादा चिंता है मेरी पढ़ाई की बाबा को। वो कैसे भी पैसों का बंदोबस्त कर लेंगे। रघु ने सुनीता को उसी हाल में छोड़ा, अपना गमछा और पानी की बोतल ले बाहर आया। बोतल रिक्शा के नीचे लटके थैले में डाली। खाने का डब्बा पहले से ही था थैले में। ताला खोल रिक्शा निकाल सड़क पर आ गया। घर से आज फिर मन उदास से निकला था। यही सोच रहा था, कल ही तो सुनीता को समझाया था कि रोज सवेरे एक ही गीत लेकर मत उदास होकर बैठ जाया कर, पूरा दिन मन खराब रहता है। ऊपर वाला मेहर करेगा तो कुछ ना कुछ इंतज़ाम हो जाएगा। पर सुनीता की समझ में आए कुछ तब ना। रिक्शा खींचते खींचते दोपहर हो गई थी। उसने रिक्शा सड़क के किनारे पेड़ की छांव में लगाया और सोचा, पहले रोटी खा लेता हूँ, फिर देखूंगा और सवारी। इसी बहाने थोड़ा सा आराम भी हो जाएगा। वैसे भी सवेरे से कुछ खाया ही कहाँ था। खाना तो दूर, सुनीता की किटकिट में चाय भी आधी छोड़ दी थी बेचारे ने। थैले से पानी की बोतल निकाल हाथ धोए और 2 छींटे मुंह पर भी मारे। गमछे से मुंह पोंछ रोटियों का डब्बा निकाला। पर यह क्या, डब्बा तो खाली था। कल का साग अभी तक लगा हुआ था इसमें, जो बास मार रहा था। उसे सुनीता पर बहुत गुस्सा आया। मैं यहाँ रात दिन हाड़ तोड़ता हूँ 4 पैसे कमाने के लिए, और ये कि 2 वक्त की रोटियां भी नहीं दे सकती चैन से। रघु बड़बड़ाया, अब क्या खाऊं? आज वैसे ही सवारी कम है। अगर बाजार से लेकर कुछ खाया तो 25 से 30 रुपए तो लग ही जाएंगे। चल जाने दे, अब घर जाकर ही खाऊंगा, रघु ने खुद से कहा और 2 घूंट पानी की पी बोतल वापस थैले में डाल दी। शाम हो गई थी। उदास मन और खाली पेट। रिक्शे पर सवारियां ढो ढो कर थक गया था। दोपहर के बाद आज ठीक ठाक सवारियां मिल गई थी।
और अब तक उसने 210 रुपये कमा लिए थे, पर इतने काफ़ी नहीं थे। 3-4 दिन में उसे 1000 रुपये से ज़्यादा का बंदोबस्त करना था। इसीलिए और थोड़ी देर रुकने का मन बनाया। करीब 7 बजे सवारी मेट्रो स्टेशन पर छोड़ उसने घर चलने का मन बना लिया। रिक्शा मोड़ पर चढ़ा ही था रिक्शे पर कि तभी पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, ओए रिक्शा खाली है क्या? कोई और दिन होता तो वो मना कर देता, पर बेटे के लिए पैसों का इंतज़ाम करना था, इसलिए सोचा चलो ये एक सवारी और सही, घर उसके बाद चला जाऊंगा। वैसे भी आती हुई लक्ष्मी को कभी ना नहीं कहना चाहिए। यही सोच रघु ने कहा, हाँ साहब कहाँ चलना है? एक 45 से 50 साल के व्यक्ति ने रिक्शे पर सामान पटका और रिक्शे पर बैठते हुए बोला, हाँ अंग्रेज़, बैठ मत लेने दियो, ये पहले बता दो कि कहाँ जाना है। अरे सब्र कर, सांस लेने दे, बताता हूँ। सामान रखने और बैठने के बाद सवारी बोली, चल रोदी रोड चल। जी साहब कह रघु ने रिक्शा आगे बढ़ा दिया। सवारी रास्ता बताती गई और रघु चलता गया। एक घर के सामने पहुंच सवारी ने कहा, हाँ बस यहीं उतार दे। कितने पैसे हुए? 30 रुपये साहब। रघु ने इतना ही कहा था कि सवारी का चेहरा तमतमा गया। बोला, दिमाग ठिकाने तो है तेरा या मैं ठिकाने लगाऊं? स्टेशन से यहाँ तक का 30 रुपये? मैं रोज़ का आने जाने वाला हूँ, 10 रुपये लगते हैं। साहब आप तो 1-2 बार ही आते जाते होंगे, मैं तो पूरे दिन यहीं काम करता हूँ, यहाँ तक कि 30 रुपये ही लगते हैं। रघु बोला, पूरे दिन यही काम करता है तो लूटेगा हमें? आज ही करोड़पति बनेगा? क्या करेगा इतने पैसों का? कोठी खरीदेगा यहाँ? गरीब बेचारा सहम गया, कुछ सूझा नहीं। बोला, नहीं साहब, बच्चे की किताबों और फीस के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करने हैं, इसलिए रात तक रिक्शा खींच रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ? मुझे लूट कर ही बनाएगा अपने कुंवर को कलेक्टर? सवारी ने 15 रुपये पटके और बोला, ये ले, वैसे तो 10 रुपये लगते हैं, पर मैं 15 रुपये दे रहा हूँ, तुझे मजिस्ट्रेट जो बनाना है अपने कुंवर को। साले अनपढ़ जाहिल गंवार कहीं के, जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं मुँह उठा के। कह सवारी ने अपना सामान उठाया और पैर पटकते हुए घर के अंदर चला गया। अंदर तक आग सी लग गई थी रघु के। मन किया कि अभी इसका सर जमीन पर दे मारे, पर गरीब आदमी सिवाय चुपचाप सुनने के वो कर भी क्या कर सकता था। खुद से ही बुदबुदाने लगा, अरे नहीं देने थे पैसे तो नहीं देता, ये 15 रुपये भी रख लेता, पर मेरे बच्चे के बारे में उल्टा सीधा क्यों बोला उसने? कैसे लोग हैं ये? इनके अपने बच्चे तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं और गरीब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकता। यही सब सोचते बुदबुदाते कब वो घर की तरफ निकल पड़ा, उसे पता ही नहीं चला। वैसे भी सुबह से भूखा था और अब इतना दम ना बचा था कि और सवारी ढो पाता। घर आकर रघु रिक्शे को सांकल डाल ताला लगाने लगा। तभी उसका बेटा सोहन, जो वहीं बाहर खेल रहा था, उसके पास आ रिक्शे पर बैठ गया। बाबा कुछ खाया? या आज भी माँ की किटकिट ने दिन भर को भूख नहीं लगने दी? सोहन बोला। सोहन की बातें सुन रघु की आंखें नम हो आईं। महज 15 साल का सोहन ये बात समझता था। काश सुनीता भी ये बात समझ पाती कि किटकिट चिकचिक से कुछ ठीक नहीं होता, बस खुद दुखी होती है और बाकी सबको भी दुखी करती है। उसने बेटे को गले से लगाया। बोला, हाँ बेटा, तेरी माँ की किटकिट ने आज फिर भूख नहीं लगने दी। बाबा चलो, आप मुँह हाथ धो लो, मैं पानी रख देता हूँ, फिर साथ में रोटी खाएंगे। पर पहले तो रिक्शा से नीचे तो उतर जा, तभी तो खाएंगे साथ में रोटी। नहीं, पहले ये बताओ मेरी किताबें लाई क्या? सोहन ने पूछा। नज़रें चुराते हुए रघु बोला, नहीं बेटा, आज सवारियाँ बहुत ज़्यादा मिली तो फुर्सत ही नहीं हुई बाज़ार जाने की। कल इतवार है तो ज़्यादा सवारी नहीं मिलेंगी, इसलिए कल ले आऊँगा। चल अब तू नीचे आ जा।
सोहन उतरा तो उसके पैर से छटक कर कुछ रिक्शे से नीचे गिरा। सोहन ने उठाकर देखा तो एक बटुआ था। उसने जल्दी से उसे खोला। उसमें काफ़ी सारे पैसे थे। बाबा, ये बटुआ तुम्हारा है? कब लिया? और इतने सारे पैसे? तो अब मेरी किताबों के साथ नए कपड़े भी ले आना और साइकिल भी। रघु ने सोहन से बटुआ लिया, सारा सामान सीट पर उलट दिया। पैसे गिने तो कुल 4500 रुपये थे। माता वैष्णो देवी का एक चांदी का सिक्का भी और कुछ कागज़। रघु समझ गया कि ये बटुआ उसी लोधी रोड वाली सवारी का है, क्योंकि उसके पहले वाली सवारी के पास सब्जी की बोरी थी और बोरी उतारने के बाद रघु ने अपना रिक्शा साफ़ किया था और तब उसे कुछ भी नहीं मिला। तो अब लोधी रोड वाली सवारी ने पैसे दिए होंगे तभी बटुआ गिरा होगा। हालांकि रघु के चेहरे पर कोई भाव न था, पर मन ही मन वो बड़ा खुश हुआ। भगवान ने बिल्कुल ठीक किया उस सवारी के साथ। ऐसे दुष्ट लोग जो गरीबों के साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। भगवान ने उसके साथ बुरा बर्ताव करने की सज़ा दी है उस सवारी को। यही सोच रहा था रघु। उसने बटुए को रिक्शे की एक सीट पर एक बार फिर खाली किया और सारे कागज़ एक एक कर देखने लगा। बटुए में कुछ विजिटिंग कार्ड, एक तस्वीर, एक कागज़ और पैसे ही थे। कोई पहचान पत्र या कुछ और नहीं था। सिर्फ कागज़ छोड़ सब कुछ उसने बटुए में वापस रख दिया। कागज़ किसी सामान की लिस्ट थी। जब पढ़ी तो पता लगा कि वो कक्षा 9 की किताबों की लिस्ट थी, उनकी कीमत के साथ ही नीचे एक पता और फ़ोन नंबर भी था। उसने जल्दी से पता पढ़ा। पक्का ये उस सवारी के घर का ही पता था और नीचे एक मोबाइल फ़ोन नंबर था। अब रघु को बेचैनी होने लगी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे में उसे क्या करना चाहिए। उसने सब कुछ बटुए में रखा और घर की तरफ चला। सोहन भी उसके पीछे हो लिया। रघु अभी दरवाजे से अंदर घुसा ही था कि सुनीता की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। तुझे भी अभी बीमार होना था? अगर कुछ दिन बाद बीमार पड़ जाती तो तेरा क्या बिगड़ जाता? सुनीता अभी भी रघु की माँ से लड़ रही थी। इधर सुनीता की ये राम कहानी चल रही थी और उधर रघु के मन में एक कश्मकश। बटुआ वापस करे या रख ले? अगर रख ले तो बेटी की किताबें भी आ जाएंगी और फीस भी भर जाएगी। क्यों ना कुछ पैसे वापस कर दे और कुछ अपने पास रख ले। कह दे कि उसे जब बटुआ मिला तो उसमें इतने ही पैसे थे। इस तरह कोई उस पर शक भी नहीं करेगा। अगर उसके मन में खोट होता तो फिर वो बटुआ वापस ही क्यों करता? और जब उसे सवारी के बुरे बर्ताव का ख्याल आया तो उसका मन और असमंजस में डूब जाता। तभी सुनीता की आवाज़ फिर से उसके कानों में पड़ी। तुझे पता है कितने पैसे खर्च कर दिए रघु ने तेरी दवाई पर? अगर ये खर्च ना होता तो मेरे बेटे की किताबें आ जाती। कितनी ज़रूरी हैं किताबें मेरे बेटे के भविष्य के लिए, और किताबें नहीं आई तो वो पढ़ेगा कैसे? सुनीता के शब्दों ने जैसे रघु को नई राह दिखाई थी। उसके कानों में फिर से वही शब्द गूंजे। अगर ये खर्च ना होता तो मेरे बेटे की किताबें आ जाती। कितनी ज़रूरी हैं किताबें मेरे बेटे के भविष्य के लिए। अगर किताबें नहीं आई तो वो पढ़ेगा कैसे? रघु को अपना जवाब मिल गया। उसे समझ आ गया उसे क्या करना है। उसने बटुए से झट से पते वाले कागज़ को निकाला और सोहन के हाथ पर एक नंबर लिखकर उसने कहा, बेटा पीसीओ पर जाकर इस नंबर पर फ़ोन करके पूछ, उनका कुछ खोया है क्या? अगर वो कहें हाँ तो उनका बटुआ खोया है तो उनको अपना पता बता दे और बोल देना अगर अपना बटुआ ले जाएं। उसमें अब इतना दम नहीं बचा था कि वो खुद जा सकता बटुआ वापस देने। पैसे ले सोहन फ़ोन करने चला गया। रघु घर मुँह हाथ धोने लगा। सुनीता उसे देख चुप हो गई और रोटी बनाने लगी। सोहन ने लौटकर रघु को बताया कि बटुआ उसी सवारी का ही है। सवारी ने बटुए और बटुए की चीज़ों के बारे में भी बताया। वो आदमी आ रहा है अपना बटुआ लेने। सुनीता ने खाना परोस दिया और रघु और सोहन वहीं ज़मीन पर बैठकर खाने लगे। सुनीता गरम गरम रोटी सेक कर उनको देती गई। वो रघु की माँ बाद में खाएंगे। इन दोनों को
के खाने के बाद। सोहन अभी खाना खा ही रहा था और रघु खाना खत्म कर कुल्ला कर ही रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रघु हाथ धो बाहर आया तो देखा वही आदमी था जिसे रघु ने लोधी रोड पर छोड़ा था। अरे, जब तुमको बटुआ मिल गया था तो तभी बताना चाहिए था। शायद तुम्हारा इरादा ठीक नहीं था। इतने पैसे देखकर तुमको लालच आ गया होगा, इसलिए तुमने मुझे बटुआ भी वापस नहीं किया। लंबी सांस ले उस आदमी ने बिना रुके कहा। रघु से अब सहन नहीं हुआ, वो चीख पड़ा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम कोई पागल वागल तो नहीं हो? हम गरीब हैं पर बेईमान और चोर नहीं। तुम्हारा बटुआ मुझे नहीं, मेरे बेटे को मिला था रिक्शे पर पड़ा हुआ। ये रहा तुम्हारा बटुआ, अपने पैसे और बाकी चीज़ें देख लो और जाओ यहाँ से। तुम्हारे पैसों से मेरा बेटा तो कलेक्टर नहीं बनेगा, पर हाँ, मेरे 15 रुपये से तुम अपने बेटे को मजिस्ट्रेट ज़रूर बना लेना। रघु दहाड़ा, और तमाशा मत करो यहाँ, बस जाओ यहाँ से। रघु की आवाज़ सुन सुनीता, सोहन और उसकी दादी सभी बाहर आ गए थे। घर के बाहर खड़ी कार और ज़ोर ज़ोर से होती बहस से डर से गए थे सब। सुनीता कुछ कहने वाली थी, पर तभी सोहन बोल पड़ा, प्रिंसिपल सर आप? तो क्या ये आपका बटुआ था? हक्का बक्का रघु बोला। सोहन, तू जानता है इनको? हाँ बाबा, ये हमारे प्रिंसिपल सर हैं, सोहन ने जवाब दिया। रघु को मानो काटो तो खून नहीं, कोड़ में खोज वाली बात हुई थी। ये तो किताबों और फीस के पैसे तो पहले से ही नहीं थे, और अब ये सब। अब तो प्रिंसिपल साहब को स्कूल से निकाल ही देगा। इस ख्याल मात्र से ही उसका दिल बैठ गया। कटे पेड़ सा वो धम से नीचे आया और सर पकड़कर बैठ गया। उसे ये सूझ ही नहीं रहा था कि कैसे प्रिंसिपल को समझाए। उसका इरादा उनसे लड़ने का या उनका अपमान करने का नहीं था। उसने तो सिर्फ अपना मेहनताना मांगा था। जैसे तैसे हिम्मत कर घुटनों पर हाथों से जोर लगाकर वो उठा और प्रिंसिपल के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कांपती हुई आवाज़ में बोला, साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी बेटी की किताबें और स्कूल की फ़ीस के बंदोबस्त को लेकर बड़ा परेशान था, और ऊपर से सोहन की माँ, वो भी 2-3 दिन में इसी बात को लेकर परेशान है और घर में कलेश कर रखा है। शायद इन्हीं सब बातों से परेशान हो गया मैं और आपसे बहस कर बैठा। आप तो बड़े आदमी हैं, मुझ जैसे गरीब पर दया करें साहब। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप कृपा करके मेरे बच्चे को मेरी गलती की सज़ा मत देना, उसको स्कूल से मत निकालना साहब। मैं कैसे भी करके 2-3 दिन में किताबें और फीस दोनों का इंतज़ाम कर दूंगा। अब बस सोहन का नाम मत काटना स्कूल से। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। सोहन ने अपने पिता को कभी ऐसे ना देखा था। वो भी रुआंसा हो गया। बोला, सर, तो क्या आप सच में मेरा नाम काट दोगे स्कूल से? प्रिंसिपल ने रघु के हाथ पकड़े और बोले, गलती तुमसे नहीं, अनर्थ मुझसे हुआ है। तुमने मुझे मेरे घर तक पहुंचाया और जब किराए के पैसे मांगे तो मैंने तुमको भरा बुला कहा। एक शिक्षक होने के बाद भी मैंने तुमको ये तक कह दिया कि मुझे लूटकर ही अपने बेटे को कलेक्टर बनाओगे। मैं इतना कैसे गिर सकता हूँ? मेरा काम दूसरों को शिक्षा देना है और मेरा ऐसा बर्ताव। भगवान ने मुझे सद्बुद्धि देने के लिए ही शायद ये सब करवाया था। मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए मैं तुम्हारा ये उपकार याद रखूँगा। मैं तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, मेरे बुरे बर्ताव के लिए मुझे माफ़ कर दो भाई। आज से जब तक सोहन मेरे स्कूल में पढ़ेगा तब तक उसकी किताबों और फीस की जिम्मेदारी मेरी है। यही मेरा सच्चा पश्चाताप होगा। मुझे माफ़ करना। इतना कह प्रिंसिपल मुड़े और सर झुकाए भारी कदमों से अपनी कार की ओर चले गए। रघु स्तब्ध खड़ा देखता ही रहा। सुनने समझने की शक्ति जैसे चली गई थी। उसकी इतनी बड़ी समस्या, जिसके लिए इतना परेशान था, ऐसे खत्म होगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। शुक्रिया।